चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 2 ऑर्थोपेडिक्स है, थोड़ा लंबा है तो कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट कर लें। हमारे मोहम्मद रिजवान। तो आज आपका जो पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है कंजेनिटल डिस्प्लेसिया। ये आपका जो होता है ना, आपका ड्यूरिंग जब आप करते हो वो क्या कहते हैं, तो डिलीवरी होती है, तो उसमें आपका जो हिप जो होता है वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से। उसमें आपको अनइवन ड्यूटेल फोल्ड मिलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, और उसमें आपको डिसलोकेटेड पोस्टीरियर जर्क भी मिलता है, क्लिक साउंड मिलती है स्नैपिंग के साथ, ठीक है। और इसमें आपको सोनोग्राम इक्वली डायग्नोस्टिक होता है, और एक्सरे भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, न्यू बॉर्न में, ठीक है। और इसमें आप बेसिकली सोनोग्राम डायग्नोस्टिक होता है, और आप न्यू बॉर्न बेबी में आप एक्सरे जो ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि वो कैल्सीफाइड होता है, वो इतना कैल्सीफाइड नहीं होता न्यू बॉर्न में, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट एप्लिकेशन स्प्लिंटिंग होती है विद पेल्विक हार्सनेस फॉर लेस देन 6 मंथ्स का करो, ठीक है। तो जो हिप पैथोलॉजी होती है ओल्डर चिल्ड्रन में, वो लग काल्स पार्थेसिस डिजीज होती है, एवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है उसमें, कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस में अराउंड देयर 6, ठीक है। इसमें जो पेशेंट हुआ करता है एंटाल्जिक गेट के साथ वॉक करता है, और हिप उसमें गार्डेड होता है, ठीक है। डायग्नोसिस का हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे करते हैं, ठीक है, और लेटरल हिप एक्सरे करते हैं। ट्रीटमेंट इसका कंट्रोवर्शियल है। इसमें आप जो होता है कास्टिंग और क्रचेस आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ गया स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस। इसमें ये भी ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी होती है, इसमें पेशेंट से भी होता है, ठीक है। और एज इसमें 13 ईयर्स होती है, और इसमें ग्रोइन और नी पेन भी होता है, और जो कि आपका एम्पुटेट कर सकता है लिम्ब को। आगे आपका आ गया, ये आपको जब आप सिट होते हो तो लेग आपकी डेंगल होती है, सोल जो होता है वो आपका अफेक्टेड होता है साइड के पॉइंट्स टुवर्ड्स अदर फुट की, और उसमें आपका जो होता है दूसरी फुट की तरफ आपका पाँव जाता है। फिजिकल एग्जाम में आपकी लिमिटेड हिप मोशन होती है, हिप आपका फ्लेक्स होता है, थाई आपकी एक्सटर्नल रोटेटेड होती है, और आप उसको इंटरनली रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें आपका नी पेन होता है, ठीक है। और जो एक्सरे में आपका डायग्नोस्टिक होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट पिंस फेमोरल हेड बैक इन प्लेस आप करते हो इसमें। और सेप्टिक एक आपकी ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी होती है, इसमें आपको सेप्सिस हो जाती है बोन में, ठीक है, हिप में, और उसमें आप करते हो एस्पिरेशन करते हो और ओपन ड्रेनेज करते हो अगर पास बीच में बन गई है तो, ठीक है। आगे आगे एक्यूट हीमेटोजीनियस ऑस्टियोमाइलिटिस स्मॉल चिल्ड्रन में देखा जाता है जिनको फेब्राइल इलनेस होती है, ठीक है। और ये पेन होते हैं, लोकलाइज पेन होता है बोन में, ठीक है। हिस्ट्री कोई नहीं होती ट्रॉमा की, एक्सरे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, एमआरआई आपको प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस देता है, ट्रीटमेंट इसमें आईवी एंटीबायोटिक्स होती हैं। आगे आपको आगे जीनो वेरियम बाउल एक्स नॉर्मली एज अप टू 3 ईयर्स तक होता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। पर्सिस्टेंट वैगस आपका मोर देन 3 ईयर्स तक मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ब्लाउन डिजीज डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियल प्रॉक्सिमल टिबियल ग्रोथ। बाउंड डिजीज में आपका टिबियल ग्रोथ प्लेट की डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो और वो सर्जरी से आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे आपका आ गया जीनू वेलगस, ठीक है। जीनू वेरम आपका बाउल होता है, जीनू वेलगस आपका नॉक नहीं होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल होता है बिटवीन एजेस 4 और 8, इसमें आपका कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं चाहिए होता, ठीक है। आगे आपका आ गया ऑस्कुट स्केचर डिजीज में आपको होता है ऑस्टियोकोंड्रोसिस होता है आपको टिबियल ट्यूबरकल में, ठीक है। ये आपका टीनेजर्स में होता है विद परसिस्टेंट पेन होते हैं आपको टिबियल ट्यूबरकल में, ठीक है। ये आपका एग्रीवेटेड होता है आप जब क्वाड्रिसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका एग्रीवेटेड होता जाता है, ठीक है। और इसमें आपको लोकलाइज्ड पेन होता है, ठीक है, टिबियल ट्यूबरकल में, और इसमें आपको नी स्वेलिंग उसमें नहीं होती, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें यूजली आप आइस कंप्रेशन करते हो और एलिवेशन करते हो, और अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाए तो ट्रीटमेंट आपको इमोबिलाइजेशन ऑफ नी होता है, एक्सटेंशन और सिलेंडर कास्ट को 4 to 6 भी आप सिलेंडर कास्ट में लगा देते हो, ठीक है। इनिशियल में आप इसको कंजर्वेटिव ही करोगे, आइस और कंप्रेशन करोगे, अगर नहीं होता तो फिर इसमें आप इमोबिलाइजेशन कास्ट लगा दोगे सिलेंडर, और उस नी को एक्सटेंड कर लोगे 4 to 6 वीक्स के लिए। आगे आपको आ गया क्लब फुट, ठीक है। इसमें आपको इसको हम टेलीपीस इकोनोवायरस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत फीट्स होते हैं वो आपके टर्न अप इनवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको प्लांट इन्फेक्शन हो जाती है एंकल की, और इन्वर्जन आपके फुट जो होते हैं इन्वर्जन हो जाते हैं, और आपकी एडिक्शन हो जाती है 4 फुट की, ठीक है। और इंटरनल रोटेशन आपकी टीबी की हो जाती है। इसमें सीरियल प्लास्टर आप कैश इसकी सिंपल सी बात है, इसमें आपको पाँव मुड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको सीरियल प्लास्टर कैट आप स्टार्ट करते हैं निडल पीरियड में, जो कि सिक्वेंशियल करेक्शन स्टार्ट हो जाती है एडक्टेड एयर फुट की, ठीक है। अभी आपका अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे, ठीक है, ताकि वो दूसरी साइड पे फुट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। फिर वो हाइंड फुट वेरस बनता है, ठीक है। लास्ट पे फिर वो इक्विनस बन जाता है, ठीक है, आपका फुट जाता है, ये कंडीशन होती है।
आगे आपकी अबाउट 50% ऑफ पेशेंट होते हैं वो क्लब फुट वो फुली करेक्टेड इन दिस वे हो जाते हैं। अदर 50% जो अगले 50% होते हैं उनको सर्जरी चाहिए होती है आफ्टर द एज 6 to 8 months और बिफोर एज 1 to 2 years में। आगे आपको आगे स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में आपका जो एडोलेसेंस गर्ल्स में होता है इसमें आपको थोरेसिक स्पाइन में कर्व आ जाता है टूवर्ड्स द राइट में, ठीक है। द मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग इसमें होती है आपको जो गर्ल जो होती है वो उसको जब वो फॉरवर्ड बेंड होती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो फॉरवर्ड बेंड हुई हुई है, ठीक है, और उसका हम्प भी नज़र आता है, ठीक है, राइट थोरैक्स का। और ये आपका जो होता है डिफॉर्मिटी प्रोग्रेसिव मैंने स्केलेटल मेच्योरिटी रीचेज, जब आपका स्केलेटल मेच्योर हो जाता है जो आपकी प्रोग्रेस कर जाती है डिजीज, ठीक है, मेंसेस के ड्यूरिंग में 80% तक। और इसमें कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ठीक है, और परमोनरी फंक्शन भी इसमें डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। ब्रेसिंग इश्यूज टू अरेस्ट द प्रोग्रेशन, इसमें आप ब्रेसिंग यूज़ कर सकते हो। इन स्पीयर के हिसाब सर्जरी करते हो और इसमें अर्ली ट्रीटमेंट आपका मैंडेटरी होता है, ठीक है। आगे आपके आ गई ये आपके जो एथलेटिक फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है। आगे आपके आ गई फ्रैक्चर्स में रिमोल्डिंग क्या होता है, रिमोल्डिंग टू एस्ट्रोनिक चाइल्ड फ्रैक्चर, इसमें आप रिमोल्डिंग चाइल्ड फ्रैक्चर्स में आप करते हो, ठीक है। ये आप एंगुलेशन को और ये इसमें आप ये चीज़ करते हो रिमोल्डिंग में आप एक रिमोल्डिंग अकर्स to an astonishing degree in the child fractures, thus the degrees of angulation that would be unacceptable in adults। ये सिर्फ आप जो होती है रिमोल्डिंग वो आप चाइल्ड में कर सकते हो। रिमोल्डिंग क्या चीज़ होती है, आप चीज़ों को मोड़ देते हो, ठीक है, वो आपकी मुड़ी हुई होती है चीज़ें, ठीक है, और वो सिर्फ चाइल्ड में हो सकती हैं और बच्चों वो बड़ों में नहीं हो सकती, ठीक है। और ये फ्रैक्चर्स और जब फ्रैक्चर्स आप रिड्यूस कर रहे हो इमोबलाइज कर रहे हो, ठीक है, और इसमें जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है बच्चों में एडल्ट्स के मुकाबले में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अगर बच्चों में एक स्पेशल प्रॉब्लम होता है सुपरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में, और जो कि उसमें अगर उनका सुपरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर एपिफाइसिस और बोन प्लेट का फ्रैक्चर होता है तो बच्चों में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। रिमोल्डिंग सिर्फ बच्चों में होती है, ये बात याद रखनी। सुपरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें आपकी हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो हो जाती है इन चाइल्ड, और जो बच्चा जो होता है जिसका हाथ फुली एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। और ये आपकी पार्टिकुलरली डेंजरस इंजरीज होती हैं जिसमें आपकी ब्रेकियल आर्टरी और अल्नर नर्व आपकी डैमेज हो सकती है, ठीक है। और ये आपका ट्रीट होता है विद स्टैंडर्ड कास्टिंग और ट्रैक्शन। रेयरली इसमें सर्जरी रेयरली चाहिए होती है, इसमें आप कास्टिंग करते हो ट्रैक्शन करते हो, ठीक है। और आपको इसमें मॉनिटरिंग करना होता है वस्कुलर और नर्व की इंटीग्रिटी को साथ में। तो ये चीज़ है आपकी। और साथ में आपको फ्रैक्चर अगर ग्रोथ प्लेट का हो जाए या एपिफाइसिस का हो जाए तो ये आपका क्लोज रिडक्शन उनके साथ ट्रीट किया जाता है अगर एपिफाइसिस ग्रोथ प्लेट डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, मेटाफाइसिस से। लेकिन हो एक पीस में तो ये आपका फ्रैक्चर अगर एपिफाइसिस से क्रॉस ना किया हो और इसमें जॉइंट इन्वॉल्व ना हो तो ये आपका ग्रोथ प्लेट उसमें आपका जो होता है ना क्लोज रिडक्शन इन्वॉल्व तब होती है जब आपका एक ही पीस हो। अगर दो पीस में फ्रैक्चर हो गया ग्रोथ प्लेट का तो फिर आप इंटरनल फिक्सेशन उसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है इसमें। आगे आपका आ गया एडल्ट ऑर्थोपेडिक्स। ये चाइल्ड ऑर्थोपेडिक्स होगी, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट होगी। आगे आपका एडल्ट ऑर्थोपेडिक्स। एडल्ट ऑर्थोपेडिक्स में आपको जो होता है क्लेविकुलर फ्रैक्चर होता है मोस्ट कॉमन टिपिकली मेडिकल मिडल और डिस्टल थर्ड जो होता है ये आपका मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। इसमें आप प्लेसिंग आर्म में स्लिंग आप करते हो, फिगर 8 बैंडेज ट्रीटमेंट आप इसमें करते हो, ठीक है। और इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर अगर आपकी डिसलोकेशन हो गई है तो फिर उसमें आपका एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल एक्सिस में डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। नमनेस हो सकती है डेल्टोइड मसल्स में, ठीक है। और ये आपका जो होता है आप शेक नहीं कर सकते हैंड को, और इसमें आपका जो आप इसमें वो स्लिंग ही लगाते हो, ठीक है। और इसमें आप कास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बीच में से फ्रैक्चर हो गया तो डिसलोकेशन तो फिर आप इसकी सर्जरी भी कर सकते हो। पोस्टीरियर अगर डिसलोकेशन हो गई है तो इसमें मसल अनकोऑर्डिनेटेड मसल ट्रैक्शन होगी, एपिलेप्टिक सीजर्स होंगे और इलेक्ट्रिकल बर्न टाइम होगा। और ये आपका क्लोजली बॉडी इंटरनली रोटेट होगा। रेगुलर एक्सरसाइज मिस्ड एक्सिलरी व्यू और स्कैपुलर लेटरल व्यू, इसमें आप स्कैपुलर लेटरल व्यू आप इसमें करते हो पोस्टीरियर में। और एंटीरियर में आप कौन सा करते हो, ठीक है, एंटीरियर में आप करते हो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। और इसमें आप पोस्टीरियर में स्कैपुलर लेटरल व्यू करते हो। कोलिस फ्रैक्चर में आपका जो होता है आउटस्ट्रेच हैंड होता है, इसमें आपको ओल्ड ऑस्टियोपोरोसिस वुमेन होती है, ठीक है। और इसकी पेनफुल रिस्ट होती है डेनोफो की तरह। और इसका दूसरा और इसमें मेनली इसकी जो ट्रीटमेंट में आपको क्लोज डायरेक्शन और लॉन्ग आर्म कास्ट इसमें आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आगे आपको आ गया मोंटेगिस फ्रैक्चर। मोंटेगिस फ्रैक्चर जो होता है वो आपका रिजल्ट होता है ड्यू टू डायरेक्ट फ्लो इन द अल्ना, ठीक है।
और इसको हम नाइट स्टिक, इसमें आपको इस में जो होती है ना प्रोटेक्टिव आर्म बाय नाइट स्टिक, ठीक है, इसको हम ये भी नाम देते हैं, ठीक है। और इसमें डाइफिजियल फ्रैक्चर होता है प्रॉक्सिमल अल्ना का विद एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ रेडियल है, ठीक है। ग्लेजी फ्रैक्चर होता है वो आपका डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट ब्लो और इसका फ्रैक्चर होता है, और दोस्तों डिसलोकेशन और डिस्टल रेडियोल्ना जॉइंट की होती है, ठीक है। ये आपका प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर होता है मुंडा की, और ग्लेजी जो होता है वो आपका डिस्टल अल्ना का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। डिस्टल ये आपका मुंडा की फ्रैक्चर आपका जो होता है प्रॉक्सिमल अल्ना का होता है, ठीक है, और ग्लेजी फ्रैक्चर आपका डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस और इसका फ्रैक्चर होता है। ये आपका ग्लेजी रेडियस का फ्रैक्चर होगा, मोटा की आपका अल्ना का फ्रैक्चर होगा। सॉरी टू से पहले वो थोड़ा सा बोला, ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो होता है इसमें आप जो करते हो वो सर्जरी में आप ओपन रिक्वायर, इसमें आपको ब्रोकन हो गई है तो आप ओपन रिडक्शन करोगे, इंटरनल फिक्सेशन करोगे, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आगे आपका आ गया फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोल्ड और कार्पल बोन, ठीक है, ये भी यंग अडल्ट्स में होता है, और इसमें आप स्पाइका कास्ट करते हो, ठीक है। हाथ की उंगलियों का जो फ्रैक्चर होता है स्कैफोल्ड कार्पल नेविकुलर का फ्रैक्चर हो गया है, तो इसमें आपका एवास्कुलर नेक्रोसिस के चांस ज़्यादा होते हैं। मेटाकार्पल नेक फ्रैक्चर आपका टिपिकली फोर्थ और फिफ्थ में होता है, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एंगुलेशन पर, और इसमें आप क्रिस्चस वाइज और प्लेट फिक्सेशन इसमें आपकी बैड फ्रैक्चर्स में आप इसमें करते हो, ठीक है, जो बहुत बुरा फ्रैक्चर होता है। और वैसे जो नॉर्मल होता है उसमें आप क्लोज रिडक्शन और अल्नर गटर स्प्लिंट फॉर द माइल्ड वंस आप ये करते हो, ठीक है, फॉर द माइल्ड वन अल्नर स्प्लिटर ग्लिंट्स वन। और वैसे जो आप बहुत ज़्यादा अगर स्फीयर बुरे तरीके से हाथ टूटा है तो उसमें क्रिस्चस वाइज और प्लेट फिक्सेशन आप करते हो, ठीक है। आगे आपका आ गया हिप फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर में आपका क्या सीन होता है, तो टिपिकली जो जब आप एल्डरली फॉल होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका हिप हेड होता है, और उस आपका जो होता है पोजीशन स्ट्रक्चर होती है उस बंदे की, ठीक है। टिपिकली जब एल्डर फॉल होते हैं तो हिप बर्ड्स होता है, पेशेंट पोजीशन स्ट्रेचिकली इज क्लासिक, अफेक्टेड लाइक शोडन हो जाती है, एक्सटर्नली रोटेटेड होती है, ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक लोकेशन में होता है। फीमोरल नेक फ्रैक्चर में अगर फीमर क्योंकि नेक का फ्रैक्चर हो गया तो ये आपकी वेरी कॉम्प्रोमाइज होती है इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। femoral head की faster healing and either mobilization can achieve by replacing a femoral head with a prosthesis आप इसमें करते हो। इंटरट्रोंकेंट्रिक फ्रैक्चर में आपको जो होता है लेस लाइकली टू एवास्कुलर नेक्रोसिस जो होती है, क्योंकि इसमें आपकी जो होती है ट्रीटेड करते हैं ओपन रिडक्शन और पिनिंग के साथ इसको आप ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर अनअवॉइडेबल इमोबिलाइजेशन इसमें की जाए तो इसमें हाई रिस्क होता है डीवेनस थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलाई का, फायदा इसमें बन सकता है, ठीक है। आगे आपका आ गया फेमोरल शाफ्ट का फ्रैक्चर, ठीक है। फेमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर में आप ये फेमोरल शाफ्ट का फ्रैक्चर ऑफन ट्रीटेड होता है इंटरमेडियल फिक्सेशन के साथ, ठीक है। इसमें बायलेटरल कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है, इंटरनल ब्लड फ्लो का लॉस होता है और एक्सटर्नल फिक्सेशन होती है, और ये आपका ओपन होता है ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी में, ठीक है। और इसमें आपका मल्टीपल अगर हो तो इसमें फैट एम्बोलाई भी बन सकता है, ट्रीटमेंट आप सपोर्टिव केयर करते हो। नी इंजरी में आपको ये आपको थोड़ी स्वेलिंग करता है, ठीक है। कोलेटरल लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। और स्पोर्ट्स इंजरी मोस्ट कॉमन है नी स्वॉलन होगा, ठीक है। इसमें आपको नी फ्लेक्स होगा 30 डिग्री तक, पैसिव एबडक्शन होगी और एडक्शन विल प्रोड्यूस अ पेन और टॉन द लिगामेंट्स फर्दर डिस्प्लेसमेंट देन द नॉर्मल लेग, ठीक है। तो इसमें आपका जो होगा एबडक्शन अगर डिमॉन्स्ट्रेट करती है मीडियल इंजरीज की, इसमें वैगल स्ट्रेस टेस्ट आप करते हैं, ठीक है। वेयर एज एबडक्शन डायग्नोस द लेटरल इंजरीज, अगर इसमें एबडक्शन एडक्शन अगर एडक्शन ड्यूरिंग आप सेंटर की तरफ अगर घुटना जाएगा तो उसमें आपको लेटरल इंजरीज होगी, और इसमें आप हिंग कास्ट के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी में आपको स्फीयर नी स्वॉलन पेन होता है, ठीक है। नी आपका 90 डिग्री तक फ्लैश होगा, ठीक है। लेग कैन बी पुल्ड एंटीरियरली एंड ड्राइंग बीइंग ओपन, एंटीरियर ड्रॉय टेस्ट आप इसमें करते हैं, एंटीरियर ड्रॉय टेस्ट इसमें करते हैं। और इसमें आपको लैचमेंट टेस्ट भी करते हैं जिसमें आपका नी फ्लेक्स किया जाता है 20 डिग्री तक एक हाथ से पुल करके। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में आपका जो होता है इसमें एमआरआई डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन कर देते हैं एथलीट्स में, ऑर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। मेनिस्कल में जो आपका होता है सीन मेनिस्कल रोटियर आपका डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोस करना, ठीक है, क्योंकि ये आप ऑन एक्सरे में, ठीक है, और ये आपका एमआरआई में अच्छी तरीके से नज़र आ जाता है। प्रोटेक्टेड पेन होता है, ठीक है। आपकी स्वेलिंग होती है नीरी में, इसमें कैचिंग और लॉकिंग आपको हो सकती है, ठीक है। क्लिक्स क्लाइक साउंड हो सकता है, रिपेयर इसमें हो सकता है, ठीक है। अब जितना मर्जी इसको जितना हो सकता है मेनिस्कस लिगामेंट को बता जो कम्प्लीट आप मेनिस्कस्टोमी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कम्प्लीट मेनिस्कस्टोमी आप कम्प्लीट मेनिस्कल लिगामेंट को निकालोगे तो ये आपको डीजनरेटिव आर्थराइटिस भी करा सकता है, ठीक है। टिबियल स्ट्रेस फ्रैक्चर यंग मैन
के साथ होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टांग मारते हैं, तो उसकी वजह से टीबी स्टीयर हो सकता है। और नॉन वेट बीयरिंग क्रचेस इसका अनदर ऑप्शन होता है। और इसमें ट्रीट आप करते हो कास्ट के साथ, रिपीट एक्सरे आप 2 वीक्स में रिपीट करते हो। लेग फ्रैक्चर ऑफ टीबी और फिबुला होता है, ठीक है, इसमें भी आप कास्ट करते हो। और इसमें आप वो जो होता है सबसे पहले कास्ट करते हो, ठीक है। अगर बीच में से 3-4 फ्रैक्चर हो गए तो फिर आप इंटरमीडिएट नेलिंग कर लोगे, ठीक है। रप्चर ऑफ अचीलिस टेंडन, इसमें आपको मिडल शेप्ड मैन होता है और इसमें आपको स्फीयर स्ट्रेन होता है, ठीक है। और इसमें आपका फुट जो होता है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, टार्सिफ्लेक्शन, लिमिटेड प्लांटर फ्लेक्शन होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको पेन होता है। और इसमें कास्टिंग करते हैं इक्विनस पोजीशन के साथ में, क्योंकि पाँव आपको मुड़ चुका होता है, ठीक है। और ये चीज़ है आपकी। और इसमें आप वही करते हैं, ठीक है, इसमें आप कास्टिंग करते हैं, ठीक है, इक्विनस पोजीशन की तरफ। और फ्रैक्चर अगर एंकल का हो गया तो ये आपका फॉलिंग होता है, इन्वर्टेड और इन्वर्टेड फुट आउट आपका हो जाता है ड्यूरिंग फॉलिंग। और इसमें इन केस में आपको मेले वाला जो फुट का होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसमें आप एक्सरेज करते हैं, डायग्नोस्टिक होता है, ओपन रिडक्शन रिटर्न फिक्सेशन इसमें भी नीडेड होती है अगर डिस्प्ले हो जाए तो। आगे आपका आ गया कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा अगर कंप्रेसिंग इंजरीज हो जाए तो उसकी वजह से आपको पूरा नेक्रोसिस हो जाता है लेग को, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा जो लिम्ब होता है वो एम्पुटेट करना पड़ जाता है, उसमें आपको पेन होता है अंडर द कास्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ओपन फ्रैक्चर अगर ब्रोकन बोन है, प्रोट्रूड्स है, वाउंड आपका इरिगेशन है, या आपकी सुटेबल रिडक्शन है विद इन द 6 आवर्स, तो ये आपका कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर है, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर मतलब बाहर से सारी हड्डी नज़र आ रही है, पाउंड आपका सारा खत्म हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप अक्सर तब होती है जब फीमर आपका बैकवर्ड की तरफ चला जाए। फीमर आपकी अगर बैकवर्ड की तरफ चली गई तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप है। और आपके जो कार कोलिजन की वजह से नी की वजह से आपके डैशबोर्ड में लगे हैं तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर पेशेंट को हिप पेन है, वो आपके स्ट्रेचर में खड़ा है, ठीक है, आगे उसकी टांग भी शॉर्ट हुई है, ठीक है। और इसमें आपको जो टेनस ब्लड सप्लाई है फीमर हेड की, वो भी आपकी हो सकती है, ठीक है। और इसमें आपको ब्रोकन हिप में लेग शॉर्टन होती है, एक्सटर्नली रोटेटेड होता है आपका हिप। और इसमें आपको ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इमरजेंसी रिडक्शन इसमें आपको ज़रूरी चाहिए होती है। आगे आपका गैस ग्रीन, आगे गैस ग्रीन डीप पेनिट्रेटिंग डर्टी बाउंड की वजह से होता है, पेशेंट एक्सट्रीमली सिक होता है, टॉक्सिक ह्यूमर भी बाउंड होता है, इसमें स्वॉलन डिस्कलर्ड गैस क्रिपिटेशन नजर आती है। ट्रीटमेंट बाय पैलेशन एक्सटेंसिव इमरजेंसी सर्जिकल डिब्राइवमेंट और पॉसिबली हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी आप इसमें देते हैं। आगे आपका आ गया एसोसिएटेड न्यूरोमस्कुलर इंजरीज में। आपका न्यूरोमस्कुलर इंजरीज में आपकी रेडियल नर्व आती है, ठीक है। इसमें आपको जो ओब्लिक फ्रैक्चर होता है मिडल और डिस्टल थर्ड ऑफ फिंगर्स, उसकी वजह से आपको ही हो सकती है, ठीक है। उसमें आपको पेशेंट दूसरी फ्लेक्शन एक्सटेंड करके हैंड आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका सर्जरी के थ्रू भी हो सकता है। हैंगिंग आपकी कास्टिंग के थ्रू वो आप इसको ठीक कर सकते हो, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर कास्टिंग अगर न्यूरोमस्कुलर इंजरीज है, रेडियल नर्व इंजर्ड है, तो फिर आप उसमें करो क्या करोगे, उसमें आप रिस्ट का, अगर रिस्ट का फंक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, उसमें फ्रैक्चर ने रिड्यूस कर दिया है आर्म को, आप इसमें हैंगिंग कास्ट लगाओगे और इसमें स्लिंग लगाओगे, और सर्जिकल एक्सप्लोरेशन भी इसमें नीड कर सकती है। अगर नर्व पैरालिसिस डेवलप हो रहा है तो इसमें आप रिडक्शन करोगे और नर्व इंटरप्ट सर्जरी इसमें करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ में पल्मोनरी आर्टरी में सेम एज अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ नी हो जाती है, ठीक है। इसमें आप रिडक्शन और डिसलोकेशन करते हो। पल्मोनरी आर्टरी मस्ट बी अवेलेबल ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, इसमें आप अल्ट्रासाउंड करते हो, अगर डिस्टल पल्स आपको एब्सेंट है तो फिर आप दोबारा रिडक्शन और डिसलोकेशन इसमें करोगे, और उसमें इंटीमेट फ्लैप लगाओगे और लोकल डाइसेक्शन इसमें आप करोगे। सिटी एंजियोग्राम और सर्जिकल एक्सप्लोरेशन इसमें मोस्ट कॉमन है। और डिलेड डिस्टोलेशन फ्लो में रिक्वायर्ड द प्रोफिलैक्टिक फेशियोटोमी, अगर डिलेड हो गया तो इस पे प्रोफिलैक्टिक फेशियोटोमी आप इसमें करोगे। पूरा फ्लैप आप इसमें दूसरी जगह से काट के इधर लगाओगे ताकि पब्लिक आर्टरी आपकी डैमेज ना हो और उसमें आपको ब्लड फ्लो ना हो और उसकी वजह से आपको पल्सेस सुनाई देती नहीं, ठीक है। तो ये सीन है। आगे आपका आगे सेकंड हेड फ्रैक्चर, ठीक है। आपको एक फ्रैक्चर सामने नजर आ रहा है, दूसरा फ्रैक्चर आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये चीज़ होगी फॉल फ्रॉम द हाइट। अगर आप ऊपर से गिर गए हो तो ठीक है, जाहिर सी बात है, लेग फ्रैक्चर के साथ आपको थोरेसिक स्पाइन फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको पहले से करना चाहिए। हेड ऑन ऑटोमोबाइल कोलिजन्स, ठीक है, तो वो भी आपको ऑब्वियसली जो इंजरीज होती है फेस हेड पे और टोसो पर आपको, और नीज हिट होता है आपका डैशबोर्ड की तरफ, ठीक है। तो फिमोरल हेड्स में बी ड्राइवन बैकवर्ड इनटू द पेल्विस एंड ऑन एसिटिबुलम एंड थस कैस फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। और ऑटोमोबाइल कोलिजन में भी आपको मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकते हैं और उसमें आपको हिडन फ्रैक्चर हो सकते हैं, और वो भी आपको अच्छी तरीके से करने चाहिए। आगे आपका आ गया हैंड इंजरीज, ठीक है। हैंड इंजरीज के बाद आपका क्या रहता है,
लेग अल्सर्स रहते हैं, ठीक है। लेग अल्सर्स के बाद फुट पेन रहता है, ट्यूमर्स रहते हैं। बस आपको खत्म हो गया, 3 टॉपिक्स आपके रहते हैं। आगे आपका हैंड आ गया, आपकी ट्रिगर फिंगर होती है, जो मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। ट्रिगर फिंगर में आपका क्या सीन होता है, क्यूट फिंगर फ्लेक्शन होती है, इनेबिलिटी टू एक्सटेंड। आप जो होती है, अनलेस आप पूरे हैंड को पुल नहीं कर सकते, ठीक है, तो पेनफुल। आप इसमें स्नैप होता है, ठीक है। स्टेरॉइड आप इसकी फर्स्ट लाइन थेरेपी है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में आपका क्या सीन होता है, रेपिटेटिव हैंडवर्क नहीं होता, ठीक है। आपको इसमें मीडियन नर्व की जो रेडियल 1 3 1 2 3 फिगर्स हैं, ठीक है। मीडियन नर्व इसमें आपकी डैमेज हो जाती है, आपको टेंगल साइंस इसमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और इसमें आप जो होती है अगर आपकी कंजर्वेटिव थेरेपी फेल हो जाए तो फिर आप इस सर्जरी की तरफ जाते हो, ठीक है। और इसमें आप स्टेरॉइड्स का भी यूज़ कर सकते हो। आगे आपका आ गया डी कवरी टिनोसोनाइटिस, ठीक है। वो आपका क्या सीन होता है, उसमें आपका जो होती हैं यंग मदर्स होती हैं, ठीक है, और बेबीज़ होती हैं जो कि बेबीज़ को कैरी करती हैं, ठीक है। उनकी हैंड को फोर्स करती हैं और रिस्ट को फ्लेक्शन करती हैं और थंब के एक्सटेंशन करती हैं और बेबी को उठाने के लिए, ठीक है। और उनको फिर कंप्लेन होती है रेडियल साइड ऑफ रिस्ट पर, ठीक है। और उसकी जो फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो उधर कंप्लेन होगी। और फिजिकल एग्जामिनेशन में पेन होता है रिप्रोड्यूस बाय आस्किंग हर टू होल्ड द थंब और फिंगर इनसाइड क्लोज टू द। जब बच्ची फिस्ट को क्लोज करोगे तो वो उसको पेन होगा, ठीक है। और अल्नर डेविएशन होगी फिर, ठीक है। उसमें फ्लिंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आप हेल्प कर सकते हैं और उसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन मोस्ट इफेक्टिव होता है। सर्जरी बहुत रेयरली नीडेड होती है, ठीक है। इस वजह से माओ को भी चाहिए थोड़ा ध्यान करके बच्चे का हाथ खींचा करें। आगे आपका एडिप्शन कॉन्ट्रैक्चर। डिप्शन कॉन्ट्रैक्चर ये ओल्डर मैन में होता है, ठीक है, और अल्कोहलिक्स में होता है, ठीक है। इसमें आपको जो पाम की कॉन्ट्रैक्चर है वो पाल्मर फेशिया है, ठीक है, वो आपका ख़त्म हो जाता है, सर्जरी इसमें नीडेड होती है। फेलोन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ पल्प होता है, वो आपका फिंगर टिप का जो पल्प होता है वो ख़त्म हो जाता है इसमें। नेग्लेक्टेड पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, ठीक है। और पेशेंट कंप्लेन ऑफ थ्रोबिंग पेन, उसमें पेन होता है और क्लासिक फाइंडिंग एब्सेस की उसमें मिलती है, ठीक है। और इसमें सर्जिकल ड्रेनेज आपको अर्जेंटली चाहिए होती है, ठीक है। गेम कीपर थंब में आपको इंजरी होती है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की, सस्पेक्टेड फोर्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ थंब। और इसमें आपको जो होता है गेम कीपर्स जो होते हैं रैबिट स्किल करते हैं, उसके जो नेक्स होते हैं एक्सटेंडेड थंब होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एग्जाम में आपका कोलेटरल लेग्जिटी होती है, ठीक है। थंब में मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स होते हैं, अगर ये अनट्रीटेड किए जाए तो डिसफंक्शनल हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं और उनमें आर्थराइटिस हो जाता है। कास्टिंग यूजली अफेक्टेड होती है गेम कीपर थंब में, आपका थंब जो होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेन करता है, ठीक है। और ये बेसिकली खरगोश पकड़ने वालों को होता है, ठीक है, जो रैबिट को मारने वाले गेम होते हैं, ठीक है। और उनकी जो नेक होती है उसको डिसलोकेट करते हैं, तो उसकी वजह से वायलेंट ब्लो उनके थंब को लगता है और थंब उसका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। जो गर्दन उसकी तोड़ देना जब रैबिट की, तो वो रैबिट उसको ऊपर की तरफ करता है तो उनके थंब को ब्लो लगता है डायरेक्टली, उसी वजह से उनका थंब डैमेज होता है। आगे आपका जर्सी फिंगर आ गया, जर्सी फिंगर आपका फ्लेक्सर टेंडोन डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से आपकी फ्लेक्स होती है फिंगर फोर्सफुली है, फ्लेक्स फिंगर फोर्सफुली एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये भी इसमें आपका जो होता है जब आप फिस्ट बनाते हो तो डिस्टल फ्लेक्स होती है, इंजर्ड फिंगर वो आपकी फ्लेक्स नहीं होती, ठीक है, वो आपकी एक्सटेंड ही रहती है, ठीक है। तो ये जिसको हम जर्सी फिंगर कहते हैं वो फ्लेक्स नहीं होगी, एक्सटेंड ही रहेगी, तो इसको हम फ्लेक्स फिंगर कहते हैं, ठीक है। मैलेट फिंगर में होती है एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंडेड फिंगर होती है वो फोर्सफुली फ्लेक्स हो जाती है, ठीक है। जर्सी फिंगर में जो होती है जो फ्लेक्स फिंगर होती है वो फोर्सफुली एक्सटेंड हो जाती है और मैलेट फिंगर में जो एक्सटेंडेड फिंगर होती है वो फोर्सफुली फ्लेक्स हो जाती है, ठीक है। इसमें आपका एक्सटेंडेड टेंडन रप्चर होता है, ठीक है। और इसमें टिप ऑफ द अफेक्टेड फिंगर रिमेन द फ्लेक्स, और टिप जो फिंगर होती है वो फ्लेक्स रहती है और हैंड जो होता है वो आपका एक्सटेंड रहता है, ठीक है। ये रिजेंबलिंग द मैलेट है, ठीक है। आगे आपका आ गया ट्रोमेटिकली एम्पुटेटेड, ठीक है, उसमें आपका क्या सीन होता है, एम्पुटेटेड आप जो इसको आप सर्जिकली करते हो, ठीक है। आपने आपके ट्रॉमा की वजह से अगर डिजिट ख़त्म हो गए हैं, एम्पुटेट हो गए हैं, तो उसको आप सलाइन से वॉश आउट कर सकते हो और बैग में प्लेस कर सकते हो और आइस पे, ठीक है। और उस पर फिर द इलेक्ट्रिकल टर्म स्टिमुलेशन और प्रिजर्व मस्कुलर फंक्शन, ये इंटर एम्पुटेशन स्टिमुलेस रीअटैच की जा सके तो उसको आप प्रिजर्व करके आइस में या नॉर्मल सलाइन से वॉश आउट करके तो उसको आप डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि दोबारा लगा सकें, ठीक है। बैक पेन में क्या होता है, लंबर डिस्क herniation होती है, ठीक है, L4 L5 और S1 में। और इसमें जो आपका पेशेंट होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल शॉक में इनको इस तरह का पेन होता है जैसे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक हुआ हो। और इसमें आपको स्ट्रेट लेग रेजिंग होती है, आपको टेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, एक्सट्रूटिंग पेन होता है, हमारा आपका कंफर्म डायग्नोसिस करती है कि आपको लंबर डिस्क herniation है, आपकी लंबर के डिस्क जो है वो अपनी जगह से हट गए हैं। और इसमें आपको ट्रीटमेंट में आपका जो होता है बेड रेस्ट होता है और कंप्लेनिंग पेन कंट्रोल होता है और इसमें आपको ओरिजिनल नर्व ब्लॉक भी
इसमें आपको इन्हांस जो ट्रीटमेंट में आपको फिजिकल थेरेपी करते हैं, पेन कंट्रोल थेरेपीज होती हैं, रीजनल नर्व ब्लॉक देते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन आप देते हैं अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट्स हो जाए। और इसमें आपको फ्लैसिड पैरालिसिस और रेक्टल स्फिंक्टर और पेरिनेटियल सैडल एनेस्थीसिया भी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये आपको थर्ड और फोर्थ डिकेड्स में मैन की लाइफ में होता है। क्रॉनिक बैक पेन होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज साथ होती है और एक्सरे में आपको बेम्बू स्पाइन मिलता है और इसमें आपको HLA-B27 एंटीजन की भी एसोसिएशन होती है। ठीक है, एक्सरे डायग्नोस्टिक होता है, उसमें आपको बेम्बू स्पाइन मिलता है। मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी में आपको एल्डरली पेशेंट होते हैं, बैक पेन बहुत जाता है, वेट लॉस होता है, एडिशनल फाइंडिंग होती है, आपको ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस वुमेन में हो सकता है और ब्लास्टिक प्रोस्टेटिक मेटास्टेसिस आपको मैन में होता है। प्रोस्टेट कैंसर मैन में हो सकता है और वुमेन में आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। आगे लेग अल्सर्स। ठीक है, एक होता है डायबिटिक अल्सर्स। ठीक है, डायबिटिक अल्सर ये आपका न्यूरोपैथी से स्टार्ट होता है। ठीक है, पर ये आपका टिपिकली लोकेटेड होता है प्रेशर पॉइंट्स में मेटाटार्सल हेड्स और स्टार्ट होता है न्यूरोपैथी। ये आपका हील नहीं होता। ठीक है, माइक्रोवास्कुलर डिजीज से होती है और इसके समटाइम्स हील होता है डबल ग्लूकोज कंट्रोल के साथ और माउंट केयर के साथ, लेकिन ये आपका क्रोनिक बनता है फिर आपको लीड्स को एम्पुटेशन करवानी पड़ती है ड्यू टू ऑस्टियोमाइलिटिस के साथ। ठीक है, आगे आपका आ जाता है अल्सर फ्रॉम द रीनल आर्टरी इंसफिशियंसी। ठीक है, आर्टल यूजली यहाँ पे आपको जो होता है ना, आपको आर्टरी की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, उसी वजह से नेक्रोसिस हो जाती है तो आपको डर्टी सा अल्सर मिलता है। ठीक है, पेल बेस आपको डिवॉइड ग्रैनुलेशन टिश्यू वहाँ पे मिलता है। मैनिफेस्टेशन होती है आर्टरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस डिजीज की, ट्रोफिक चेंजेस होते हैं, क्लाउडिकेशन होती है और माइक्रोस्कुलर डिजीज होती है। सीटी एंजियोग्राम आप इसमें करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली एंजियोप्लास्टी करते हैं और सर्जिकल रिवस्कुलराइजेशन करते हैं। वीनल स्ट्रेसेस अल्सर में आपको टिपिकल डिडोमेटस होता है, इंड्यूरेटेड होता है, हाइपरपिगमेंटेड होता है और ये आपको स्किन के मीडियल मिलियोलस में होता है। अल्सर इज पेनलेस होता है, ग्रेनुलेटिक बेड होता है। ठीक है, और ये आपको आर्टरी इंसफिशियंसी आपको टिप ऑफ द टोज में होता है और वीनस इल्यूस्ट्रेशन आपको मिलियोलस होता है, आपको शिन वाली जगह पे होता है जो वीनस स्ट्रेसेस अल्सर होता है और आर्टेरियल वाला वो टो वाली साइड पे होता है, टिप ऑफ द टोज में ऊपर वाली साइड पे पाँव के। वीनस स्ट्रेसेस अल्सर आपको बैक साइड शिन वाली साइड पे होता है जहाँ पे शिन के मसल्स होते हैं और इसमें आप वीनस स्ट्रेसेस अल्सर में आपको डुप्लेक्स स्कैन आप करते हो। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसमें आपको फिजिकली सपोर्ट वीनस वेन्स आपको एम्प्टी करोगे। ठीक है, स्टोकिंग्स को सपोर्ट करोगे, बैंडेज करोगे और आप अपना बूट पहनोगे, एंडोवास्कुलर एब्लेशन करोगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी यूज आप इसमें कर सकते हो। आगे मॉड्यूलन अल्सर जी आपका स्किन मसल कार्सिनोमा होता है, स्किन आपको क्रोनिक लेग अल्सर की वजह से होता है। ठीक है, ये आपको क्लासिक सेटिंग होती है, मैनी इयर्स ऑफ हीलिंग और ब्रेकिंग डाउन की। हील होता है फिर ब्रेक होता है, हील होता है फिर ब्रेक होता है, तो इसकी वजह से आपको मॉड्यूलन अल्सर हो जाता है। ठीक है, ये आपको डर्टी लुकिंग अल्सर होता है और ये डिवेल्स होता है आपको साउंड और आपकी एजेस में हीप हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। ये आपको मार्जिनल स्किन मसल कार्सिनोमा ऑफ स्किन होता है जो कि क्रोनिक लेग अल्सर की वजह से आपको डेवलप होता है। ठीक है, आगे आपको होता है फुट पेन। ठीक है, फुट पेन आपको प्लांटर फेशियाटिस मोस्ट कॉमन है, पोअरली अंडरस्टूड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपको ओवररेटेड पेशेंट्स में होता है। पेन वर्स होता है ड्यूरिंग नॉर्मल में एक्सरे पर बोनिस पर मैचिंग लोग आपको शो होती है और पेन में और फिजिकली आपको एक्वेस्ट्रा टेंडरनेस होती है, पाल्पिटेशन ओवर द स्पर्म में। ठीक है, और इसमें स्पॉन्टेनियस रेगुलेशन ओवर सेवरल मिनट्स से खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर देंगे। ठीक है, अगर आपको मोटर्स न्यूरोमा होता है, ये आपको इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, डिजिट्स नर्व्स और थर्ड इंटरस्पेस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ टोज में। ठीक है, न्यूरोमा आपका पाल्पेबल होता है। ठीक है, एक्वेस्टिक स्टैंडर्ड्स अनस होती है। ठीक है, और ये आपको हाई हील शूज़ और पॉइंटेड काउ बूट्स जो होते हैं वो उसकी वजह से होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट आपको ना जैसे सब करेंगे, मोर सेंसिबल शूज़ करेंगे, आप सेंसिबल शूज़ पहनेंगे उसमें, और सर्जिकल एक्सचेंज ये आपको हील की वजह से होता है, हील वाले शूज़ लीड के शूज़ पहनती हैं। और गाउट में आपको यूरिक एसिड बन जाएगा तो यूरिक एसिड क्रिस्टल आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उसमें आप ट्रीटमेंट करेंगे, एलोप्रेनॉल एनसाइड्स और कोल्सिचिन आप इसमें दोगे। ठीक है, आगे आपको आ गए ट्यूमर्स आ गए। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हो गया, ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, ये आपको अराउंड द नीज होता है बच्चों में और इसमें आपको लोअर फीमर और अपर टिबिया होता है। ठीक है, और सनबर्स्ट पैटर्न अपीयरेंस होती है। इविंग सार्कोमा में आपको सेकंड मोस्ट कॉमन है, इसमें आपको ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है, एजेस 5 to 15 होती है और डायफिसिस ऑफ द लॉन्ग कॉन में आप इसको देखते हैं। आगे आपको एडल्ट्स में मल्टीपल माइलोमा होता है और इसमें आपको
मल्टीपल पंच ऑफ लीशन मिलते हैं, और इसमें आपको बोनलेटिक लीशन भी मिलते हैं। और ट्रीटमेंट में आप कीमोथेरेपी करते हैं, थाइलोमाइड देते हैं, ठीक है, अगर थेरेपी फेल हो गई। सॉफ्ट टिश्यू कार्सिनोमा में जो सरकोमा होता है, इसमें सेवरल मंथ्स आपको लग सकता है, ठीक है। ये आपको मेटास्टाइज होता है हिमोटोजिनियसली टू लंग्स, लेकिन आपको लिम्फेटिक सिस्टम को ये इन्वेड नहीं करता, ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा जो है, आपको एमआरआई जो होती है वो एक्सटेंड मैस और इन्वेशन करता है, लोकल टिश्यू को इन्वेड कर लेता है। इंसिजन बायोप्सी आपकी डायग्नोस्टिक होती है, ट्रीटमेंट में आप लोकल इंसिजन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी आप करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको मल्टीपल माइलोमा में आपको बेंसियन प्रोटीन भी मिलेंगी, ठीक है। और ये आपको इम्यूनोग्लोबिन, अब नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन में मिलेगी। ये आपका सीरम प्रोटीन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एसवीईपी से डायग्नोस्ट होता है, ठीक है। और इसमें आपको बोनलेटिक लीजन्स और पंच आउट लीजन्स आपको मिलेंगे। और ये आपकी ट्यूमर्स कंप्लीट हो गई, ऑर्थोपेडिक सब कंप्लीट हो गई।